करंट अफेयर बाय स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम 5 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर करेंगे। आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हाल ही में किस राज्य में बनाया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैज़ बीन रिसेंटली बिल्ट इन विच स्टेट? ये बेसिकली तेलंगाना में बनाया गया है। और आपसे पूछा जाए तेलंगाना में कहाँ पर, तो बेसिकली हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। ये 24/7 काम करेगा, 7 दिन हफ्ते के काम करेगा, 24 घंटे लगातार। बेसिकली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का मतलब होता है कि जैसे मानो कि ये छत बना दी जाती है, इस तरह से कुछ छत होती है, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रैक होगा जिस पे साइकिल चलाई जाएंगी, ऊपर से एक छत होगी जिस पे सोलर लगी रहेंगी, ठीक है। सोलर मतलब होता है जो सोलर की जो पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स लगे रहेंगे और इनसे जो ऊर्जा का उत्पादन होगा वो लगभग 16 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा, ठीक है। बिजली उत्पादन इससे होगा। और इसमें तकरीबन कितने सोलर पैनल इस्तेमाल करे जाएंगे? 16,000 के आसपास पैनल इस्तेमाल करे जाएंगे। क्या ये पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले ही एक और बन चुका है। ये विश्व का दूसरा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, ठीक है। सबसे पहला साउथ कोरिया में बना था। आपको ध्यान रखना है कहाँ बना था? साउथ कोरिया में बना था सबसे पहला वाला, ओके। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है साउथ कोरिया की एक कंपनी है जो सैमसंग कंपनी है, वो साउथ कोरिया की है। जिसके फ़ोन्स हम यूज करते हैं, सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की है, ओके। इसके अलावा कुछ कंपनियां भारत की और थी जो हाल ही में अभी न्यूज़ में रही थी, ओके। जैसे एक कंपनी भारत की है स्काई रूट एरोस्पेस। ये कंपनी इसने क्या बनाया था? एरोस्पेस कंपनी ने, इस कंपनी ने बनाया था बेसिकली 3D प्रिंटेड इंजन। भारत का पहला 3D प्रिंटेड तकनीक से बना रॉकेट इंजन। उसका नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है, उसका नाम है बेसिकली रमन 2 उसका नाम है, ओके, रमन 2। इसके अलावा एक कंपनी और थी। ये कंपनी बेसिकली कहाँ की है? हैदराबाद की कंपनी है, ठीक है। एक हैदराबाद में स्थित और कंपनी है, उसका नाम है ग्रीन रोबोटिक्स। इसने क्या किया था? ग्रीन रोबोटिक्स ने इसने इंद्रजाल बनाया था। क्या बनाया था? इंद्रजाल। अच्छा, इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल बेसिकली एंटी ड्रोन सिस्टम है। एंटी ड्रोन सिस्टम ये किसके काम आएगा? जैसे मानो किसी दुश्मन ने हमारी भारतीय सीमा में कोई आक्रमण ड्रोन से किया है तो उसको डिटेक्ट करके ये वहीं पे फिनिश कर देगा, तो इसके लिए था, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर आपको तेलंगाना में कुछ और याद रखना है तो एक और न्यूज़ में था, पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं। टोटल 7 बनने वाले हैं भारत में, उनमें से एक तेलंगाना में भी बनेगा। और तेलंगाना में आपको ध्यान रखना है कहाँ बनेगा? वारंगल में बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया? देखो, सामाजिक सुरक्षा समझौता समझिए, बेसिकली हमारे कुछ नागरिक अर्जेंटीना में काम करते हैं, ठीक है। हमारे कुछ अर्जेंटीना में काम करते हैं और कुछ अर्जेंटीना के इंडिया में भी काम करते हैं। तो एक दूसरे के नागरिक जो काम करते हैं उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है, हमें उनकी सोशल सिक्योरिटी को हमेशा प्रायोरिटी पर रखना है। तो दोनों देश ये सुरक्षा समझौता पे हस्ताक्षर कर चुके हैं और अपने अपने नागरिकों को जो एक दूसरे के देश में काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे। मानो उनके ऊपर किसी भी तरह की सिविल एक्टिविटीज़ है, उनके लेबर राइट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें उन्हें जो हम फंडिंग पैसा देते हैं, उनकी जो रोज़गार है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उनके सामाजिक अधिकारों का वायलेशन ना हो, उनके अधिकारों का वायलेशन ना हो, उनका ध्यान। तो इस तरह से तो अर्जेंटीना ने किया, ओके। अच्छा, अगर मैं अर्जेंटीना के बारे में आपको बताऊं कि अर्जेंटीना में एक बेसिकली पैटागोनिया का पठार पाया जाता है। पैटागोनिया पठार, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसके अलावा अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास जो कि बेसिकली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। अर्जेंटीना के पास है जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? कंपास। इसके अलावा ब्राज़ील और कुछ हिस्सा अर्जेंटीना का और कुछ चिली का, इन तीनों में कुल मिला के एक घास के मैदान और पाए जाते हैं और उनका घास के मैदानों को हम बोलते हैं ग्रान चाको, ठीक है, GRANCHO, ग्रान चाको घास के मैदान। अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्रान चाको घास के मैदान मोस्टली वैसे ये भी ब्राज़ील में ही है, ठीक है। इनका लगभग 60% हिस्सा ब्राज़ील में ही पाया जाता है, बाकी अर्जेंटीना में भी ये देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ चिली, जैसे चिली यहाँ पे है, चिली यहाँ पे क्या पाया जाता है? अटाकामा डेजर्ट पाया जाता है। अटाकामा ये गर्म मरुस्थल है, इसको वैसे लिख सकते हैं अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। और
ये अगर मैं साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की बात कर ही रहा हूँ, तो दक्षिण अमेरिका में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दक्षिण अमेरिका में जब हम दक्षिण अमेरिका का मैप बनाते हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में जो यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पर इस जगह पर एक माउंटेन पाया जाता है, उस माउंटेन का नाम है ओजस डेल सलाडो। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, ठीक है, जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। मोस्टली वैसे अर्जेंटीना में है ये, आपसे पूछे तो, लेकिन अर्जेंटीना और चिली की सीमा बनाता है। ओके, इटली में एक माउंट एटना नाम का एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो बहुत ही ज्वलनशील ज्वालामुखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला? देखो, पहले नोबेल प्राइज़ में 10 मिलियन क्रोन की राशि मिलती थी, लेकिन अब 11 मिलियन कर दिया गया है, ठीक है। क्रोन एक स्वीडिश मुद्रा को बोलते हैं, स्वीडन की जो मुद्रा है उसको क्रोन कहा जाता है, ठीक है। अब 10 मिलियन की जगह 11 मिलियन मिलेंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक ही पुरस्कार है शांति का, जो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सारे के सारे पुरस्कार जो है नोबेल प्राइज़ स्वीडन में दिए जाते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में बताता हूँ। जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है, बेसिकली ऑप्शन यहाँ पे आप काट देना, ये इन दोनों को मिला है, तो इसकी जगह आप 1 और 2 कर लेना चौथे ऑप्शन में। तो कैटलीना कैरिको और ड्रू विशमैन, देखो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैटलीना कैरिको और ड्रू विशमैन को आखिर में क्यों दिया गया है। ओके, बेसिकली इसको मिलने का कारण क्या था। देखो, इनको मिलने का इनके बारे में बताता हूँ। जैसा कैटलीना कैरिको तो हंगरी के निवासी हैं, ठीक है, और ड्रू विशमैन जो है, ड्रू विशमैन जो USA के निवासी है। इनको इंग्लिश में ही आपको याद रखना है, ठीक है, ड्रू विशमैन और कैटलीना कैरिको। इन्होंने क्या किया है कि जो mRNA वैक्सीन होती हैं, mRNA वैक्सीन बनाने के लिए एक विधि होती है, ठीक है, उस विधि का नाम है न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन। लिख देता हूँ मैं, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन। ये तकनीक के बारे में आप लिख लेना, ये आ सकती है पेपर में, हालांकि मैं नहीं बताना चाह रहा था, पर फिर भी इस न्यूक्लियोसाइड मेथड्स की सहायता से mRNA वैक्सीन बनाई जाती है। अगर मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊं तो डिटेल में आप समझिए कि बेसिकली जो हमारे बॉडी में DNA होता है, ठीक है, DNA से बनता है mRNA और mRNA से बनता है प्रोटीन, ठीक है। जो DNA से mRNA बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से जो प्रोटीन बनता है इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब DNA से क्या बनता है? mRNA, mRNA से बनता है प्रोटीन। अगर हम इस mRNA को जैसे कोविड-19 का जो वायरस था, आपने देखा था कुछ इस तरह का वायरस था, उसके ऊपर ये स्पाइक्स थे। स्पाइक्स क्या थी? ये प्रोटीन के बने होते हैं, इनके चारों ओर बसा की एक लेयर होती है। अगर इस प्रोटीन को हम अच्छे से स्टडी करके mRNA को ये बता दें कि भाई mRNA साहब, आप इस तरह की एक प्रोटीन बना दो हमारे शरीर के अंदर, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दे। अगर mRNA मानो इस प्रोटीन के अगेंस्ट कोई भी किस मेथड से बनाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन मेथड, जो अभी इन दोनों वैज्ञानिकों ने बनाया है, उसके थ्रू ये क्या बना देगा? प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसी होंगी? कोविड-19 वायरस के जैसी प्रोटीन होंगी। अब ये प्रोटीन एक तरह से हमारी बॉडी में जब जाएगी तो एंटीजन का काम करेगी। अब एंटीजन, जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन आ गया तो हमारी बॉडी को ये बात मालूम चलेगी, तो बॉडी हमारी एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी कौन बनाएगा? हमारी WBC बनाएंगी, जो वाइट ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो अब जो एंटीबॉडी जो बनेंगी वो कोविड-19 के वायरस को मार देंगी। तो ये जो mRNA वैक्सीन बनाई जाती है वो इसी के बिहाफ पे बनाई जाती है। अगर मानो इस तरह की एंटीबॉडी हमारे शरीर में पहले से प्रेजेंस हो, मानो जैसे मैंने वैक्सीन लगवा ली और अगर कोविड-19 का वायरस आया और उसके वायरस के अगेंस्ट हमारे काम करने के लिए एंटीबॉडी पहले से अवेलेबल है, तो उसको कोविड-19 के वायरस को ये समाप्त कर सकती हैं। ओके, इसके बारे में आपको जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन के सहयोग से साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट किस देश में लगाई गई है? तो ये बेसिकली इंडोनेशिया में लगाई गई है। देखो, हाई स्पीड को हम इस तरह से बुलेट कह सकते हो कि बुलेट ट्रेन है ये। क्या है इसका नाम? बुलेट ट्रेन है, लेकिन इसका नाम क्या है इंडोनेशिया ने रखा है, उसका नाम विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसका नाम वूश रखा गया। क्या रखा गया? मैं लिख देता हूँ उसको, ये इसका नाम है वूश, ठीक है। बेसिकली इसका ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि वूश बेसिकली ऐसे आवाज़ होती है ना, उस वॉइस की वजह से इसका नाम वूश रखा गया है, WHSS। ओके, इसकी स्पीड लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंडोनेशिया किस कारण से भी हाल ही में न्यूज़ में था, अगर आपको पता चले? देखो, इंडोनेशिया तो एक कारण से न्यूज़ में था, वहाँ पर अभी आसियान समिट हुई थी, आसियान की समिट 2023 की। देखो, आसियान समिट साल में 2 बार होती है, तो 42वीं और 43वीं, अभी 2 बार हुई। तो 42वीं जो हुई, एक जगह है
लबुआ बाजों इंडोनेशिया में, और दो ये कहाँ हुई, जकार्ता में। अगर आप कुछ भी नहीं याद रखते तो बस इतना याद रखना कि आसियान समिट 2023 की इंडोनेशिया में हुई, बस इतना भी याद रखोगे चलेगा, क्योंकि ये दोनों प्लेस इंडोनेशिया में ही है। लेकिन अगली वाली 2024 में कहाँ होगी, लाओस में होंगी दोनों मीटिंग। अभी इस जगह नहीं आई हैं लेकिन फिर भी लाओस में होगी, इतना आ गया है। कौन सी वाली, 44 और 45 वाली। इसके अलावा इंडोनेशिया और किसी कारण से न्यूज़ में हो, इंडोनेशिया में बेसिकली क्या है ना कि बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो फटते रहते हैं। माउंट मेराबी, ठीक है, ये अभी हाल ही में फटा। माउंट एगंग, इसको अगंग भी बोलते हैं, अगंग, ये भी फटा अभी। सुमेरु, बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं जो यहाँ पे क्राकाटाओ, बहुत बुरी तरह से विस्फोट हुआ था इसमें, क्राकाटाओ में। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ओके। अगर यहाँ पे आपने देख रहे हो तो 2-3 देश लिखे हुए हैं, जैसे ब्रुनई लिखा हुआ है। अच्छा, ब्रुनई की कैपिटल लिखा है बंदर सेरी बागावन, बंदर सेरी बागावन। और यहाँ पे मलेशिया का भी उल्लेख मिला है। मलेशिया की राजधानी जो कुआलालंपुर है ना, कुआलालंपुर, यहाँ पे किस संगठन का हेडक्वार्टर है, BWF, जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है ना, उसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CRPF ने एक यशस्विनी नामक समूह ने, CRPF का एक यशस्विनी समूह है, इसने क्रॉस कंट्री बाइक अभियान चलाया है। ये किस मंत्रालय के सहयोग से चलाया गया? डेफिनेटली महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से ये अभियान चलाया गया है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जैसे अगर मैं भारत का मैप बना लेता हूँ, ठीक है, अगर इस भारत के मैप के हिसाब से बात करें तो ये गुजरात में जगह है केवड़िया। कौन सी जगह है? केवड़िया। अच्छा, केवड़िया में क्या है, यहाँ पे हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है वहाँ। तो हुआ क्या कि CRPF की जो महिलाएं हैं और उनका एक यशस्विनी समूह है, वो श्रीनगर से, शिलोंग मेघालय से और कोच्चि केरल से यहाँ से बाइक जाएंगी, कहाँ के लिए? गुजरात में केवड़िया के लिए। तो बस ये एक तरह की महिलाओं को जागरूकता को प्रमोट करने के लिए ये इस तरह का अभियान चलाया गया है। आपको ध्यान रखना है कि श्रीनगर से एक महिलाओं का समूह निकलेगा, एक मेघालय की राजधानी शिलोंग से, एक केरल कोच्चि से निकलेगा, ओके, यहाँ से निकलेगा। तो महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से ये चलाया जा रहा है। आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भाई ये किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, ओके। इसके अलावा और कुछ इसके, ठीक है, इसके लिए आज ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो 7वां वार्षिक दिवस है कहाँ मनाया गया? देखो, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ खास करके। इसके बारे में हमें याद ये रखना होता है कि ये बेसिकली जो क्या करता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हमारा देखता क्या चीज़ है, कुछ काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। वो काम क्या है, अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो जो, अगर हम बैंक किसी को जो लोन देते हैं, अगर वो लोन चुकाने में या उसकी मूल चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया उसको डील करता है और फाइनलाइज्ड अगर उस पर फिर डिफ़ॉल्टर का केस लगाता है और उसकी सारी संपत्ति को बेच के बैंक के लोन जितना भी राशि चुका सकते हैं वो चुकाते हैं। लेकिन इसके बारे में खासियत बात ये है कि 1 लाख से ऊपर का केस होगा तभी ये केस को ले पाते हैं। 1 लाख से ऊपर का केस इनके लिए होना चाहिए, अदरवाइज़ ये केस को नहीं लेंगे। 1 लाख से ऊपर के केस के दौरान ही ये केस लिया जाता है। इसके बारे में विशेष रूप से ये भी याद रखना होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम आगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा लेखा विभाग के 276वें वार्षिक दिवस समारोह में राजनाथ सिंह ने किन मुख्य पहलों का उद्घाटन किया? देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, सिर्फ ये देखना है कि बेसिकली क्या है। रक्षा लेखा विभाग क्या होता है? रक्षा लेखा विभाग, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका 276वां स्थापना दिवस मनाया गया अभी। उस पर राजनाथ सिंह ने 3 पहले ली, सारांश, विश्वास और ई रक्षा आवास पहल। तीनों का नाम याद रखना है, पूछ सकता है किस मंत्रालय की पहल है, तो रक्षा मंत्रालय की पहल है। सारांश क्या करेगा? रक्षा बजट जो रक्षा मंत्रालय का होता है उसका लेखा जोखा रखेगा। रक्षा मंत्रालय के बिल्स जो होते हैं उनका लेखा जोखा, और रक्षा मंत्रालय की जितनी भी आवास संबंधी योजनाएं परियोजनाएं उनका भी लेखा जोखा ये रखेगा, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो न्यू दिल्ली में होगा। बेसिकली इसके बारे में इतना याद रख सकते हो, न्यू दिल्ली में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स। बेसिकली आपसे पूछा है ये वैक्सीन किससे संबंधित है, तो मलेरिया की वैक्सीन है। किसने बनाई है अगर आपसे पूछे तो 2 संगठनों ने मिलकर बनाई है। एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो लंदन में है, और दूसरा है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हैदराबाद में, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये बनाई है, जो बेंगलोर में, सॉरी हैदराबाद में नहीं है, इन दोनों ने मिलकर बनाई। ये वही संस्था है जिसने कोवाशील्ड नाम की वैक्सीन भी कोविड-19 के खिलाफ बनाई थी। बेसिकली इसमें होगा क्या, देखो मलेरिया के बारे में आपको बताता हूँ। मलेरिया क्या है, ये पैरासाइट से रोग होता है, पैरासाइट, पराजीवी। उस पराजीवी का नाम अगर पूछें तो प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम। होता क्या है कि एक फीमेल मच्छर है, उसका नाम बोलता है एनाफिलीज। एनाफिलीज ये क्या करती है, इस प्लाज्मोडियम को अपने अंदर लेके उड़ती है और हमारे ब्लड में इसको इन्फ्यूज कर देती है, ट्रांसप्लांट कर देती है, तभी हमें ये ग्रसित हो जाते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली आपको लग रहा होगा कि मच्छर इस रोग का सिर्फ वाहक है, मच्छर के द्वारा ये रोग नहीं हो रहा है, ये मच्छर इसको लेके उड़ रहा है। रोग तो ये है, कारण तो है ये, लेकिन ये बेसिकली वाहक है, ट्रांसपोर्टर। जैसे मानो कि सामान को लोड कर दिया बस में, तो बस ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया, तो मच्छर का काम तो सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, लेकिन कारक तो ये है। ओके, इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक तालाबीरा नाम का एक थर्मल पावर प्लांट है, इसका नाम है तालाबीरा। ये बेसिकली किस कंपनी ने बनाया है, पहले तो आपको याद रखना है, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। कहाँ बनाया है, संबलपुर उड़ीसा में। संबलपुर उड़ीसा में। देखो कुछ पावर प्लांट अभी हाल ही में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, बेसिक ध्यान रखना, न्यूज़ में रहे। जैसे कि एक अडानी ग्रुप ने बनाया एक पावर प्लांट, उसका नाम है गोड्डा थर्मल पावर प्लांट। अच्छा, ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो पावर प्लांट है ये 800 मेगावाट इसकी क्षमता है। और देखो ये जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बना है ना, इसकी भी क्षमता 800 मेगावाट ही है। लेकिन ये जो 800 मेगावाट का ये क्या करेगा, ये बेसिकली झारखंड में है, आपको पहला तो याद रखना है। बांग्लादेश को सारी बिजली बेची जाएगी। ओके, इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपको बता ही दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने पहला दिव्यांगजनों के लिए उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण, इसको हिंदी में याद न करना, इंग्लिश में ध्यान रखना, हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे बहुत सारी उच्च तकनीक के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को। तो ये ग्वालियर में बना है। ग्वालियर बेसिकली आपको ध्यान रखना है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में एक रिफाइनरी न्यूज़ में आई थी, बीना रिफाइनरी, जो ओएनजीसी की रिफाइनरी है। ठीक है, बीना रिफाइनरी। ओके, और यहाँ पे लखनऊ पे ऑप्शन में दे रखा है। लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में अभी उत्तर प्रदेश का पहला और जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनना है, वो मेगा टेक्सटाइल जो पार्क बना है उनमें से एक बनेगा लखनऊ में। ओके, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर हम इसके बारे में और बात करें, देखो ग्वालियर एमपी में और इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है आपसे पूछें, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण आता है उसमें सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इसके बारे में भी आपको इतना ही याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका नाम अगर पूछे कि भाई सेंटर का नाम किन के नाम पर है, तो अटल बिहारी जी के नाम पर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने तकनीक और भारतीय भाषा पर एक सम्मेलन दिया। शिक्षा मंत्रालय ने तकनीक और भारतीय भाषा पे 2023 में एक सम्मेलन, 2 दिवस का सम्मेलन था। ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बेसिकली किन के सहयोग से ये सम्मेलन अभी होस्ट हुआ था। ओके, तो इसमें ये 2 दिवसीय सम्मेलन था। तो ये शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से ये चलाया गया। और इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। और अगर आपसे ये पूछता है कि भाई कि ये 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ कहाँ पे था, तो नई दिल्ली में हुआ। इसके बारे में था। और बीटेक की डिग्री आपको ध्यान रखना है कि बीटेक की डिग्री हिंदी में सबसे पहले, मतलब बीटेक का कोर्स हिंदी में होगा, सबसे पहला राज्य। पहले पीएचडी, पहले डॉक्टरेट की डिग्री भी हिंदी में कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव, ये इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी का। इसके बारे में 2 चीज़ आपको विशेष रूप से याद रखनी है प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में, कि इसका कारण क्या है। देखो हमारे जो बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि कौटिल्य के द्वारा जो रचित एक हमारी अर्थशास्त्र पुस्तक है, और जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो राजनीति पर लिखी ये पहली पुस्तक मानी जाती है। उसमें हम युद्ध की कलाएं, शत्रु को कैसे परास्त करना है, और हमारे किस तरह से हम दुश्मन देश को अपना किस तरह से उसको हम उसकी स्ट्रेटजी को हम परास्त कर सकते हैं, उन सब के बारे में उल्लेख है। तो इसी तरह के बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हमारे पास है, जिनमें बहुत सारे राजकौशल, युद्ध कलाएँ, कूटनीति, इन सब के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो हमारी इंडियन आर्मी चाहती है कि इस प्रोजेक्ट उद्भव के तहत हम इन सारे प्राचीन ग्रंथों को लाएँ, उन पर रिसर्च करें, और उनमें से आज हम वर्तमान में क्या उनकी उपयोगिता है और आज वर्तमान में हम क्या उनसे सीख सकते हैं, ये सब हम इसको हम उजागर करें और अपनाएं। इसके लिए ये लाया गया था। ओके, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।